तो आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है वायु राशियां एवं वातावरण भूगोल का टॉपिक है बीए का फर्स्ट ईयर का एयर मासेस एंड फ्रंट्स। वायु राशियां एयर मासेस त्रिवार्था के अनुसार वायु राशि वायुमंडल का एक सघन तथा विस्तृत भाग है जिसकी ताप एवं आर्द्रता संबंधी विशेषताएं विभिन्न स्तरों पर एक क्षैतिज दिशा में लगभग समान रहती है। त्रिवार्था मोदय कहते हैं कि वायु राशि यानी कि हमारी जो एयर है उसका जो मास है वो वायुमंडल का एक सघन तथा विस्तृत भाग है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में जहाँ तक क्षोभ मंडल से लेके ऊपर समताप मंडल तक और जहाँ तक भी वायु उपस्थित रहती है, तो एक वो जो हम वहाँ पर जो वायु राशि पाई जाती है उसको बोल रहे हैं कि एक सघन और विस्तृत भाग है वायुमंडल का, जहाँ पर वायु पाई जाती है, जिसकी ताप एवं आर्द्रता संबंधी विशेषताएं विभिन्न स्तरों पर एक क्षैतिज दिशा में लगभग समान होती है। जिसकी ताप एवं आर्द्रता, वायु में टेम्परेचर भी होता है और नमी भी होती है, तो इसकी ताप एवं आर्द्रता संबंधी विशेषताएं विभिन्न स्तरों पर एक क्षैतिज दिशा में लगभग समान रहती है। पेटरसन के अनुसार वायु राशि एक ऐसा समूह है जिसकी भौतिक विशेषताएं विशेषतर ताप एवं आर्द्रता क्षैतिज रूप से लगभग समान होती है। कौन कौन सी वायु राशि एक ऐसा समूह है जिसकी भौतिक विशेषताएं विशेषतर ताप एवं आर्द्रता क्षैतिज रूप से लगभग समान होती है। वायु राशि के उद्गम क्षेत्र का स्वरूप, नेचर ऑफ सोर्स एरिया या रीजन। जिन धरातलीय भागों पर वायु राशि की उत्पत्ति होती है, कहाँ पर कर रहे हैं हम, धरातलीय भागों पर, यानी कि धरातल के यहाँ पे धरातलीय भागों पर वायु राशि की उत्पत्ति होती है, उसे उत्पत्ति क्षेत्र या उद्गम क्षेत्र कहते हैं। उद्गम क्षेत्र में ही वायु राशि अपने ताप आर्द्रता और घनत्व के गुणों को ग्रहण करती है। अपने उद्गम क्षेत्र में यानी कि जहाँ पे वायु स्टार्ट होती है वहाँ पर ही जो वायु होती है वो टेम्परेचर, नमी और घनत्व, इनके गुणों को ग्रहण करती है। एक आदर्श उद्गम क्षेत्र में 3 गुणों का होना आवश्यक है। प्रदेशों का धरातल समतल होना चाहिए। प्रदेशों का धरातल कैसा हो, समतल हो। दूसरा है धरातलीय पवनों की गति मंद होनी चाहिए। जो धरातलीय पवनें चलती है उनकी गति कैसी होनी चाहिए, मंद होनी चाहिए। तीसरा है धरातलीय दाब व्यवस्था स्थायीवत होनी चाहिए और जो प्रेशर है वो स्थायीवत हो। ठीक है। भूपटल पर वायु राशियों के 6 आदर्श उद्गम क्षेत्र हैं। पहला है ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र। कौन कौन से भूपटल पर वायु राशि के कितने आदर्श क्षेत्र हैं, 6। पहला है ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र, यानी कि अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर के उत्तरी क्षेत्र। कब है ये, शीतकाल में। दूसरा है ध्रुवीय तथा आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र। कौन कौन से ध्रुवीय तथा आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र, ये है यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के हिमाच्छादित भाग तथा आर्कटिक प्रदेश शीतकाल में। कौन कौन से बता रखे हैं इसने, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया से मिलके जो बना है वो यूरेशिया, तथा उत्तरी अमेरिका के हिमाच्छादित भाग, उत्तरी अमेरिका का हिम से आच्छादित भाग है, तथा आर्कटिक प्रदेश, और कब है, शीतकाल में। तीसरे नंबर पे है उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र और कब है, क्या क्या होता है ये, इसको बोलते हैं प्रतिचक्रवातीय क्षेत्र, और जो वो है मौसम वो है शीत एवं ग्रीष्म काल में। उसके बाद है चौथा उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र, जो जिसमें उत्तरी अमेरिका, एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी घाटी के क्षेत्र और ग्रीष्म काल में अधिक व्यवस्थित होते हैं। विषुवतरेखीय क्षेत्र आते हैं इसके बाद, और फिर आते हैं मानसूनी क्षेत्र जिसमें आता है दक्षिण पूर्वी एशिया। वायु राशियों का रूपांतरण, एयर मासेस मॉडिफिकेशन। उद्गम क्षेत्र से उत्पन्न होकर कोई वायु अधिक समय तक स्थायी नहीं रहती है।
जहाँ से वायु स्टार्ट होती है, ये बोला है कि जहाँ से वायु स्टार्ट होती है वहाँ अधिक समय तक वो स्थायी नहीं रहती है, अपितु वह शीघ्र ही दूसरे क्षेत्र की ओर बहने लग जाती है, क्योंकि वायु की प्रकृति ऐसी है कि वो बहने का काम करती है। इसका कारण सरल है। वायु राशि में संचार होना उसका स्वाभाविक गुणधर्म है। संचार होना यानी कि वायु राशि जो गति करती है वो उसका स्वाभाविक गुणधर्म है। वायु राशियों का स्थानांतरण समग्र रूप में बहुत धीमी गति से होता है। किस प्रकार से होता है? समग्र रूप में बहुत धीमी गति से होता है, अतः उनके प्रवाह मार्ग को सहज ही पहचाना जा सकता है। विशाल समरूप वायु राशियों के सैकड़ों मील स्थानांतरित होने पर भी उनकी भौतिक विशेषताएं बनी रहती है। कहाँ कहते हैं, सैकड़ों मील तक स्थानांतरित हो जाती है, चली जाती है, उसके बाद भी उनकी भौतिक विशेषताएं होती है जो बनी रहती है। नए धरातल पर प्रवेश करने पर उनकी विशेषताओं में कुछ परिवर्तन अवश्य ही होते हैं। यदि धरातल जैसे चेंज होता है तो उसकी वायु की विशेषताओं में भी परिवर्तन हो जाता है, किंतु ये दीर्घ समय तथा क्रमिक रूप में होते हैं। नए वातावरण में पहुंचने पर भी वायु राशि के ताप, आर्द्रता, नए वातावरण में पहुंचने पर भी वायु राशि के ताप, आर्द्रता व अन्य भौतिक गुण पूर्ववत ही रहते हैं। अतएव नए क्षेत्रों में पहुंचने पर वायु राशियां वहां के मौसम तथा जलवायु को पूर्णतः बदल देती है। वायु राशि स्थान रूपांतरण की क्रियाविधि, ये जो मैकेनिज्म ऑफ एयर मास मॉडिफिकेशन होता है वो किस प्रकार होता है? वायु राशि का रूपांतरण या परिवर्तन दो विधियों द्वारा होता है। एक तो तापगतिक विधि, दूसरी गतिक या यांत्रिक विधि। पहली है तापगतिक रूपांतरण, थर्मोडायनामिक मॉडिफिकेशन। एक वायु राशि दो विधियों से ताप ग्रहण करती है। एक वायु राशि, इसकी दो तरह का तरीका होता है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने का। पहला है गर्म धरातल के स्पर्श से और दूसरा है सूर्य ताप से गर्म हुई पृथ्वी के स्पर्श से। पहला क्या है? गर्म धरातल के स्पर्श से। जैसे ही वायु राशि नीचे का धरातल गर्म होता है प्रकाश की विकिरण के कारण, तो उस गर्म धरातल से स्पर्श में आती है। और दूसरा है सूर्य तप से गर्म हुई पृथ्वी के स्पर्श से। गर्म धरातल के स्पर्श से सर्वप्रथम वायु राशि का निचला भाग गर्म होता है। कौन सा? इसमें वायु राशि का निचला भाग गर्म होएगा सबसे पहले, तथा क्रमशः संपूर्ण वायु राशि में ताप का विनिमय हो जाता है। पहले निचला धरातल गर्म होगा, फिर धीरे धीरे संपूर्ण वायु राशि में टेम्परेचर फैल जाएगा। फलतः वायु की अस्थिरता बढ़ जाती है। इसी प्रकार एक वायु राशि ठंडे धरातल से स्पर्श से या ठंडे वायु तल से स्पर्श से ठंडी हो सकती है। यदि गर्म से हो रही है तो ताप विनिमय बढ़ जाएगा, और यदि उसकी अस्थिरता बढ़ जाएगी। और यदि इसी प्रकार यदि ये ठंडी धरातल से स्पर्श हो रही है तो ठंडे वायुतल से स्पर्श से ठंडी हो सकती है। उसके बाद है गतिक अथवा यांत्रिक रूपांतरण, डायनामिक और मैकेनिकल मॉडिफिकेशन। वायु राशि के वास्तविक स्थानांतरण में वायुदाब परिवर्तन के कारण पवनों का सम्मिश्रण होता है। वायु राशि जो है उसके वास्तविक स्थानांतरण में जो वो स्थानांतरण करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाती है, तो उसमें क्या होता है? वायुदाब परिवर्तन के कारण पवनों का सम्मिश्रण होता है, जिसे गतिक मिश्रण कहते हैं। वायु दाब परिवर्तन होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान पर वायु जाएगी तो प्रेशर में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो वायुदाब परिवर्तन के कारण पवनों का सम्मिश्रण होता है, जिसे गतिक मिश्रण कहते हैं। वायु राशि की आंतरिक संरचना आंधी, तूफान, विक्षोभों के कारण बदलती रहती है। क्योंकि जब विक्षोभ होते हैं तो वायु की गति कुछ और होती है, आंधी होती है, तूफान होते हैं तो इनकी गति कुछ और होती है। क्योंकि उसके भीतर को ताप एवं नमी की निचली व ऊपरी परतों के बीच ऊर्ध्वाधर रूप से आदान प्रदान होता है। जो ताप की और नमी की जो ऊपर और निचली की जो परत है, यानी कि कहीं ठंडी वायु राशि कहीं गर्म वायु राशि, तो इस तरह की आर्द्रता और जो रहती है टेम्परेचर,
उसकी परतों के बीच ऊर्ध्वाधर रूप से आदान प्रदान होता रहता है। इसकी वजह से आंधी तूफान और विक्षोभों में ये बदलती रहती है। ठीक है। वायु राशि की आयु, एज ऑफ एयर मासेस। एक वायु राशि अपने उद्गम क्षेत्र से जितनी दूर प्रवाह करती है, उसके ताप एवं आर्द्रता संबंधी मौलिक गुण वायु राशि के मिश्रण तथा रूपांतरण के कारण नष्ट हो जाते हैं। एक वायु राशि अपने उद्गम क्षेत्र से जितनी दूर प्रवाह करती है, क्या एक वायु राशि अपने उद्गम क्षेत्र से जितनी दूर प्रवाह करती है, उसके ताप एवं आर्द्रता संबंधी मौलिक गुण वायु राशि के मिश्रण तथा रूपांतरण के कारण नष्ट हो जाते हैं तथा साथ ही मौसमी परिघटनाएं भी समाप्त हो जाती है। एक वायु राशि कितनी अवधि तक अपनी मौलिक विशेषताओं को सुरक्षित रख सकती है? यह उसके उद्गम प्रदेश के विस्तार तथा उसके विशेषताओं पर निर्भर करता है। मेन तो इसका क्या है, ताप एवं आर्द्रता संबंधी जो गुण होते हैं उस पर ये सारा डिपेंड करता है। ठीक है। वायु राशि का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर मासेस। वायु राशियां उद्गम क्षेत्र से उत्पन्न होकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। इनके चलने का एक निश्चित क्रम होता है, जिसे पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके दो भाग कर दिए, एक तो सीपी एम, एक है एमपी। सीपी से मतलब है महाद्वीपीय और एमपी से मतलब है महासागरीय, ना। तो पी से है पोलर यानी कि ध्रुवीय, और सी से है कॉन्टिनेंटल। ठीक है। तो सीपी के दो भाग किए हैं, सीपी के और सीपी डब्ल्यू को। इससे सीपी के से मतलब हुआ कॉन्टिनेंटल, पोलर, के से कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडी, और सीपी डब्ल्यू से मतलब हुआ कॉन्टिनेंटल, पोलर, वार्म। ठीक है। तो अब इसके भी दो भाग किए हैं, सी पी के एस, यानी कि जो महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी धारा होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। तो सी पी के एस, एस से मतलब स्थिर से, तो महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी और स्थिर। और सी पी के यू, यू पे यह मतलब है अनस्टेबल, अस्थिर। तो महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी अस्थिर। ऐसे ही सी पी डब्ल्यू के दो भाग किए हैं, CPWS और CPWU। तो CPWS का मतलब हुआ है महाद्वीपीय ध्रुवीय उष्ण और स्थिर। जहाँ एस आ जाता है उससे क्या लगाएंगे हम, स्थिर, और जहाँ यू आ जाता है वहां पर अस्थिर। तो CPWU, यदि हम इसके अक्षर शब्द का अक्षर समझ में आ रहा है तो सी से कॉन्टिनेंटल, पोलर, वार्म, अनस्टेबल, है ना, CPWU। इसके बाद है एमपी। एमपी वाली जो देखेंगे इसमें देखो, एम पी के, एम पी के एस, ये भी दो प्रकार की है। सागरीय, एम से सागरीय, और पी से पोलर ध्रुवीय, और के से ठंडी कोल्ड, और एस से स्थिर। तो एम पी के एस और एम पी के यू। एम पी के एस से मतलब है सागरीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर, और एम पी के यू से मतलब है सागरीय ध्रुवीय ठंडी अस्थिर। एम पी डब्ल्यू, एमपीडब्ल्यू दो प्रकार की हुई, एमपीडब्ल्यूएस, एमपीडब्ल्यूयू। तो एमपीडब्ल्यूएस हुई सागरीय ध्रुवीय उष्ण स्थिर, और एमपीडब्ल्यूयू यानी कि सागरीय ध्रुवीय उष्ण अस्थिर। इसी प्रकार आगे चलेंगे इसमें, पी से सीटी और एमटी, है ना। तो सीटी के, इसमें भी दो प्रकार की है, स्थिर और स्थिर, यानी कि महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय ठंडी स्थिर, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी अस्थिर। CTW, इसके भी दो पार्ट हैं, CTWS, CTWU, यानी कि महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय उष्ण स्थिर, और महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय उष्ण अस्थिर। MTK का भी होगा, MT के एस, यानी के एस से मतलब स्थिर, और एम टी के यू यानी कि अस्थिर। तो एम से मेराइन, सागरीय उष्णकटिबंधीय ठंडी स्थिर, और सागरीय उष्णकटिबंधीय ठंडी अस्थिर। एम टी
डब्ल्यू। एम टी डब्ल्यू के भी दो पार्ट हैं, एम टी डब्ल्यू एस, एम टी डब्ल्यू यू। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें उत्तरी अमेरिका की वायु राशियाँ। एयर मासेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ऋतुओं के आधार पर उत्तरी अमेरिका की वायु राशियों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। शीत ऋतु की वायु राशियाँ। शीत ऋतु की है, इसमें पहली है महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि यानी कि सीपी, कॉन्टिनेंटल पोलर। इस वायु राशि का उद्गम क्षेत्र 50 से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में अलास्का, हिमाच्छादित आर्कटिक सागर एवं कनाडा के कुछ भाग है वहाँ पे हुआ है। दूसरी है सागरीय ध्रुवीय दूसरा है सागरीय ध्रुवीय वायु राशि एमपी। इस वायु राशि के दो प्रमुख स्रोत हैं, न्यूफाउंडलैंड एवं ग्रीनलैंड का निकटवर्ती क्षेत्र और दूसरा है एल्यूशियन द्वीपों के निकटवर्ती क्षेत्र। तीसरे नंबर पे है सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि यानी कि एमटी। यह वायु राशि उत्तरी अमेरिका के निम्न अक्षांशीय समुद्रों में पाई जाती है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका के निम्न अक्षांशीय समुद्रों में पाई जाती है। इनका उद्गम क्षेत्र मेक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, दक्षिणी पश्चिमी सागरीय भाग है। इसके बाद है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि यानी कि सीटी। इस वायु राशि का उद्गम मध्य अमेरिका में होता है। यह वायु राशि उष्ण व शुष्क होती है। सेकंड है ग्रीष्म ऋतु की वायु राशियाँ। और ग्रीष्म ऋतु की वायु राशियों में पहला है महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि यानी कि सीपी। और किस प्रकार की ध्रुवीय वायु राशि? ग्रीष्म काल में ध्रुवीय क्षेत्रों की हिम पिघलती है। क्या होता है, गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हिम का पिघलना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ का? ध्रुवीय क्षेत्रों का। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दो ध्रुव हैं, तो ध्रुवीय भाग के जैसे नज़दीक होते जाते हैं वहाँ बर्फ की मात्रा बढ़ती जाती है। और और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वही जो हिम है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। तब इस वायु राशि के तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दूसरा है सागरीय ध्रुवीय वायु राशि यानी कि एमपी। इस वायु राशि की अटलांटिक शाखा, कौन सी वाली? अटलांटिक शाखा ठंडी व स्थायी होती है। ये दक्षिण में फ्लोरिडा तक पहुंचती है तथा तापमानों को गिरा देती है। तीसरा है सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि एमटी। इसका उद्गम मेक्सिको की खाड़ी तथा निकटवर्ती अटलांटिक के भाग है। कहाँ पे है इसका उद्गम? मेक्सिको की खाड़ी। मैप में आप ध्यान से देखना इस चीज को कि मेक्सिको की खाड़ी तथा निकटवर्ती अटलांटिक के भाग है। खाड़ी तट को पार करके जब ये संयुक्त राज्य में प्रवेश करती है तो बहुत अस्थिर हो जाती है। कौन सी वाली? सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि। कहाँ पे? सागरीय तट को पार करके जब संयुक्त राज्य में प्रवेश करती है तब ये बहुत अस्थिर हो जाती है। इसके बाद चौथे नंबर पे महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि सीटी। इसका उद्गम इसका उद्गम संयुक्त राज्य के टेक्सास, न्यू मैक्सिको एवं उत्तरी मेक्सिको क्षेत्र में होता है। कौन कौन सा है? संयुक्त राज्य के टेक्सास, न्यू मैक्सिको एवं उत्तरी मेक्सिको क्षेत्र में होता है। यूरोप की वायु राशियाँ, एयर मासेस ऑफ यूरोप। शीत ऋतु की वायु राशियाँ। महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि। ये वायु राशि फेनोस्कैंडिया तथा आर्कटिक महासागर पर विस्तृत है। ये अत्यंत शीतल होती है। दूसरे पॉइंट है इसका सागरीय ध्रुवीय वायु राशि यानी कि एमपी। इसका उद्गम उत्तरी अटलांटिक तट में होता है और ये आर्द्र एवं अस्थिर होती है। कैसी होती है सागरीय ध्रुवीय वायु राशि? इसका उद्गम कहाँ पे हो रहा है? उत्तरी अटलांटिक तट में। ठीक है। और ये आर्द्र एवं अस्थिर होती है। तीसरे नंबर पे सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि यानी कि एमटी। इस वायु राशि का स्रोत पुर्तगाल के तटीय भाग,
बिस्के की खाड़ी और भूमध्य सागर है। कौन कौन से स्रोत है इसके? एक तो पुर्तगाल का तटीय भाग है, बिस्के की खाड़ी है और भूमध्य सागर है। यह वायु राशि उष्ण, आर्द्र और स्थायी होती है। चौथे नंबर पे है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि यानी कि सीटी। इनका उद्गम क्षेत्र भूमध्य सागर के दक्षिण में है। कहाँ पे है इसका उद्गम क्षेत्र? हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं इसमें, जिन जिन जगहों के नाम पढ़ रहे हैं, हम मैप लेकर बैठे तो उसमें कंटिन्यू इसको देखते जाएं तो और अच्छे से समझ में आता है। इनका उद्गम क्षेत्र भूमध्य सागर के दक्षिण में तथा सहारा मरुस्थल के भाग है। ये वायु राशि शुष्क, अत्यंत गर्म और स्थायी होती है। कौन कौन से क्षेत्र बताए उद्गम क्षेत्र इसके? एक तो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का कौन सा भाग है? दक्षिण वाला। और सहारा मरुस्थल का भाग। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, तो वो भाग, यह है वायु राशि शुष्क, अत्यंत गर्म और स्थायी होती है। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु की वायु राशियाँ। महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि, ये वायु राशि ध्रुवों की ओर से मध्य यूरोप तक प्रवाहित होती है। ये शुष्क स्थायी होती है। सागरी ध्रुवीय वायु राशि, इसका उद्गम यूरोपीय महाद्वीप से पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक तट में होता है। ये उष्ण, आर्द्र, स्थायी होती है। उष्णकटिबंधीय वायु राशि, इसका उद्गम अटलांटिक महासागर में अजोर सागर का उच्च दाब क्षेत्र में है और ये उष्ण, आर्द्र और स्थिर होती है। महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि, ये भूमध्य सागर के दक्षिण में तथा पूर्व की ओर टर्की में उत्पन्न होती है। कहाँ पर? टर्की में। एशिया की वायु राशियाँ। एयर मासेज ऑफ एशिया। शीत ऋतु की वायु राशियाँ। महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि, इसका उद्गम साइबेरिया व उत्तरी मंगोलिया में है। कहाँ कहाँ पे है? साइबेरिया में और उत्तरी मंगोलिया में। सागरी ध्रुवीय वायु राशि एमपी, इसका उद्गम उत्तरी प्रशांत महासागर में होता है। ये शीतल और आर्द्र होती है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग। ठीक है ना, इसका उद्गम उत्तरी प्रशांत महासागर में होता है। ये शीतल व आर्द्र होती है। सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि यानी कि एमटी, इनका उद्गम फिलीपाइंस द्वीपों से चीन सागर तक है। हम जब मैप उठा के देखें तो उसमें फिलीपाइंस द्वीप स्पष्ट नजर आ जाएंगे हमें। द्वीपों से लेकर चीन सागर तक है। ये गर्म, आर्द्र व असह्य होती है। इसमें है ग्रीष्म ऋतु की वायु राशियाँ। महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि, ग्रीष्म ऋतु में इनका उद्गम कुछ उत्तर की ओर होता है। सागरीय ध्रुवीय वायु राशि, इनका उद्गम 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पूर्वी एशिया तट के सहारे प्रशांत महासागर में होता है। तीसरे नंबर पे सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि, फिलीपाइंस द्वीपों के उत्तर में चीन सागर तक इसका उद्गम होता है। ये तो था वायु राशि के बारे में। अब पढ़ेंगे हम वाताग्र, फ्रंट। वाताग्र या सीमाग्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया। कब किया गया था? विश्व युद्ध के दौरान। नॉर्वे के ऋतु वैज्ञानिकों ने दो भिन्न स्वभाव तथा गुणों वाली वायु राशियों के विभाजन या पृथक्करण रेखा या सीमाग्र का सुझाव दिया था। किसने दिया था? नॉर्वे के ऋतु वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि दो भिन्न स्वभाव या गुणों वाली वायु राशि के विभाजन का सुझाव दिया था। दो, हम शुरुआत में भी हमने पढ़ा कि दो भिन्न कौन सी? गर्म और ठंडी, दो तरह की वायु राशियां हैं। तो उनका विभाजन किस प्रकार हो रहा है, उनका पृथक्करण रेखा उसकी कौन सी होती है, ये इसी को उनको क्या कहा? सीमाग्र का सुझाव दिया था। इसी वजह से उन्होंने सीमाग्र का सुझाव दिया कि ठंडी और गर्म वायु राशि के बीच में एक सीमा बनती है, उसी को बोल रहे हैं हम। ठीक है, सीमाग्र का सुझाव दिया। जब दो भिन्न गुणों वाली वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती है, अलग अलग गुण वाली, जैसे कि ठंडी और गर्म, दो वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती है, एक दूसरे के पास नजदीक आती है, तो वे स्वतः मिश्रित नहीं होती। तो वो आपस में एकदम से मिश्रित नहीं होती, आपस में मिलती नहीं है, बल्कि काफी समय तक परस्पर पृथक रहती है। तो वो वायु राशियां आपस में मिलती नहीं है, बल्कि काफी समय तक एक दूसरे से अलग रहती है। और ब्लेयर के अनुसार जिस सतह या रेखा के सहारे वायु राशियां पृथक रहती है, जिस सतह के सहारे वायु राशियां पृथक रहती है, उसे सीमाग्र या वाताग्र कहते हैं। जैसे ठंडी वायु राशि है और गर्म वायु राशि है, तो ये आपस में एक दूसरे में मिलते से मिक्स नहीं होती है, बल्कि एक सीमा रेखा बन जाती है उनके बीच में। उसी को ही वाताग्र हम यहाँ पे कह रहे हैं।
जैसे ब्लेयर महोदय ने कहा है कि जिस सतह या रेखा के सारे वायु राशियां पृथक रहती है, ठीक है, जो जो एक सतह बनती है या जो एक रेखा उसको मान लेते हैं, हम रेखा मान लेते हैं, वो तो उसके सहारे वायु राशियां पृथक रहती है, उसे सीमाग्र या वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों की सामान्य विशेषताएं। पहला है तापमान। प्रत्येक वाताग्र के आर पार वायु के तापमान में भारी अंतर पाया जाता है। कौन? प्रत्येक वाताग्र के आर पार, ठीक है, वायु के तापमान में भारी अंतर पाया जाता है। वायु दाब। सामान्यतः किसी एक वायु राशि में समदाब रेखाएं समवक्र रेखाओं के रूप में होती है। किस प्रकार होती है? एक वायु राशि में समदाब रेखाएं समवक्र रेखाओं के रूप में होती है, यानी कि उनका वक्र हमेशा एक समान ही बनता है, ऐसी होती है। तीसरा है पवन। पवन का प्रभाव वायुदाब प्रवणता तथा विक्षेपी बल से नियंत्रित होता है। किससे? पवन का प्रभाव किससे नियंत्रित होता है? एक तो वायुदाब प्रवणता और दूसरा विक्षेपी बल, इससे नियंत्रित होता है, तथा ये सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। कैसे होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। मेघ एवं वर्षण। मेघों तथा उनसे होने वाले वर्षण का प्रकार वाताग्र की ढलान तथा आरोही वायु में आर्द्रता की मात्रा पर निर्भर करता है। मेघ एवं वर्षण में क्या होता है कि मेघों तथा उनसे होने वाले वर्षण, ठीक है, मेघ और उनसे होने वाली वर्षा का प्रकार वाताग्र की ढलान तथा आरोही वायु में आर्द्रता की मात्रा पर निर्भर करता है। वाताग्र की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रंट्स। जब दो वायु राशियां वाताग्र प्रदेश में मिलती है, ठीक है, कहाँ पे मिल रही है? दो वायु राशियां, बार बार हम पढ़ रहे हैं कि ठंडी और गर्म, ठीक है, तो दो को इससे भी दोनों वायु राशियां वाताग्र प्रदेश में मिलती है तो उनके घनत्व, तापमान, आर्द्रता में असांतत्य उत्पन्न हो जाता है। एकदम से उनका घनत्व, तापमान और आर्द्रता बदलने लगते हैं, है ना, जितने होते हैं उससे चेंज आने लग जाता है। मौसमी दशाओं की दृष्टि से वाताग्र प्रदेश में प्राप्त होने वाले जलवाष्प का बहुत अधिक महत्व है। प्राय वायु राशियां गतिशील होती है। हमने यही पढ़ा है कि वायु राशि है जो स्थानांतरित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती है। वायु राशियां गतिशील होती है, उनके साथ ही वाताग्र भी स्थानांतरित होते हैं। जब वायु राशि गतिशील होगी तो वाताग्र भी गतिशील होंगे। जब सक्रिय शीत वायु के द्वारा उष्ण वायु राशि ऊपर उठाई जाती है, कौन सी? शीत वायु के द्वारा उष्ण वायु राशि उठाई जाती है, ठीक है। जब सक्रिय शीत वायु के द्वारा उष्ण वायु राशि ऊपर उठाई जाती है तो उसे निष्क्रिय आरोहण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निष्क्रिय आरोहण। शीत वायु के द्वारा उष्ण वायु राशि ऊपर उठाई जाती है, यानी कि नीचे कौन सी वायु राशि हुई? शीत, और ऊपर हुई उष्ण, ठीक है, तो क्या कहेंगे? निष्क्रिय आरोहण कहेंगे, या ऐसे वाताग्र को शीतल वाताग्र कहा जाता है। इसके विपरीत जब उष्ण वायु वाताग्र के ढालों पर शीतल वायु के स्पान के ऊपर धीरे धीरे ऊपर होती है, ठीक है, तो उसे सक्रिय आरोहण कहते हैं। इस प्रकार के वाताग्र उष्ण वाताग्र कहलाते हैं, ठीक है। वाताग्र का ढाल। स्लोप ऑफ द फ्रंट्स। स्लोप ऑफ द फ्रंट्स। वायुमंडल में वाताग्रों का विन्यास ढालू सतह के रूप में होता है। इसे प्रभावित करने वाले अग्रलिखित कारक हैं। इसके प्रभावित करने वाले अग्रलिखित कारक हैं। जिससे पहला है घनत्व प्रवणता। इसके कारण गर्म व हल्की वायु राशि ठंडी व भारी वायु राशि के ऊपर स्थित रहती है। कौन सी है? गर्म वाली कहाँ रहेगी? ऊपर, और हल्की ठंडी वायु राशि, ठंडी और भारी वायु राशि रहेगी नीचे, है ना। ये घनत्व प्रवणता का एग्जाम्पल है कि ऊपर कौन सी? गर्म, और नीचे कौन सी? ठंडी। वायु प्रवाह। वायु के सामान्य संचार के कारण हवा क्षैतिज रूप से बहती है।
वायु का जो सामान्य संचार होता है यानी कि बहने की जो गति होती है उसके कारण हवाएं क्या होता है कि क्षैतिज रूप से बहती है। विपरीत दिशाओं से आकर टकराने पर उनके बीच ऊर्ध्वाधर वाताग्र बन जाता है। जब वायु राशि विपरीत दिशाओं से आती है और टकराती है आपस में तो उनके बीच में एक वाताग्र बन जाता है, किंतु घनत्व में भिन्नता के कारण वह क्रमशः क्षैतिज हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? वो क्षैतिज हो जाता है। पृथ्वी का परिभ्रमण, इसका प्रभाव घनत्व के अंतर तथा वायु प्रवाह को संशोधित कर देता है। उपरोक्त तीनों दशाओं के सम्मिलित प्रभाव से वाताग्र ढाल वक्राकार हो जाता है। जब ये ढालू वाताग्र के तल पृथ्वी के धरातल तक आ जाते हैं तो इन धरातलीय वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों के प्रकार, पेटरसन के अनुसार वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं जो मध्य अक्षांशीय चक्रवातों के अंतर्गत पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। पहला है उष्ण वाताग्र यानी कि वार्म फ्रंट। जब ठंडी वायु राशि स्थायी होती है तथा उसके ऊपर गर्म वायु राशि फैलती है तो उसे गर्म वाताग्र कहते हैं। कौन सी? ठंडी वायु राशि तो कैसी है? स्थायी है। और उसके ऊपर कौन सी आ गई? गर्म वायु राशि, तो उसे कहेंगे हम गर्म वाताग्र। दूसरा है शीतल वातावरण, कोल्ड फ्रंट। जब गर्म वायु राशि स्थायी होती है और ठंडी वायु राशि उसके नीचे आगे बढ़ती है। कौन सी स्थायी है? यहाँ पे गर्म स्थायी है और ठंडी वायु राशि कहीं से आ रही है और उसके नीचे आगे बढ़ जाती है। तो गर्म वायु राशि का उत्थापन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। धरातल गर्म हवाओं से भरा होता है तथा ठंडी हवाएं उसे धकेलकर स्थान ग्रहण करती है। इसे शीतल वाताग्र कहते हैं। स्थिरवत वाताग्र, जब वायु राशियों में किसी प्रकार की गति नहीं होती है तो उनके मध्य का वाताग्र कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है तो इसे स्थिरवत वाताग्र कहते हैं। संरोधित वाताग्र, जब कभी शीत वाताग्र अपनी तीव्र गति के कारण उष्ण वाताग्र तक पहुंचकर उससे मिल जाता है ना? जब कभी शीत वाताग्र अपनी तीव्र गति के कारण उष्ण वाताग्र तक पहुंचकर उससे मिल जाता है तब संरोधित वाताग्र का निर्माण हो जाता है। वाताग्रों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रंट्स। उष्णकटिबंधीय वाताग्र, ट्रॉपिकल फ्रंट्स। उष्णकटिबंधीय कटिबंध में वायु राशियों के तापमानों में बहुत कम अंतर होने के कारण स्पष्ट वाताग्र नहीं बन पाते। मानसूनी वाताग्र अवश्य स्पष्ट होते हैं किंतु उनकी अवधि अल्पकालिक होती है। हार्विट्ज एवं ऑस्टिन ने उष्णकटिबंध में 3 प्रकार के वाताग्र बताए हैं। पहला अंतरा उष्णकटिबंधीय विषुवतरेखीय वाताग्र या अभिसरण सेट्स, इसको ITC या ITF भी कहते हैं। दूसरा है 2 उपोष्ण प्रतिचक्रवाती कोशिकाओं के मध्य रेखांशित वाताग्र। तीसरा है पर्वतीय अवरोधों के कारण वायु अपवाह से निर्मित उपसंगी वाताग्र। और जो आगे है मध्य अक्षांशीय वाताग्र, उसके बारे में देख लेते हैं। ये बहुत स्पष्ट और स्थायी होते हैं। ध्रुवीय तथा उपोष्णीय वायु राशियों के मिलन स्थल पर ध्रुवीय वाताग्र बनता है और मौसम के अनुरूप इनका स्थानांतरण उत्तर दक्षिण दिशा की ओर होता है। आर्कटिक ए ध्रुवीय पी और उपोष्ण टी प्रमुख वाताग्र है जो मध्य अक्षांशों में स्थित है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमारा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।